दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, ये पार्ट 2 है आरोहण कहानी के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। क्योंकि पहली वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही थी, इसलिए हम दूसरे पार्ट बना रहे हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर हम उस वीडियो में दे चुके हैं और साथ ही पाठ का सार और लेखक का परिचय भी दे चुके हैं। अगले प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम दे रहे हैं। कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक, ऐच्छिक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के आरोहण पाठ, जिसके लेखक है संजीव, उसके प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 6 है, शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। भूप ने सबसे पहले वे मलबा हटाया जो भूस्खलन के कारण आया था। शैला और भूप दोनों ने मिलकर खेतों को ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें अधिक समय तक जमने पाए। जब खेत तैयार हो गए तो उनके सामने पानी की समस्या आई। उन्होंने झरने का रुख मोड़ने की सोची। इस तरह से उनके खेतों में पानी की समस्या हल हो सकती थी। फिर समस्या आई कि गिरते पानी से पहाड़ को कैसे काटा जाए। यह बहते पानी में संभव नहीं था। कुआर के मौसम में उन्होंने अपनी समस्या का हल पाया और उन्होंने पहाड़ को काटना आरंभ किया। इस मौसम में झरना जम जाता है और सुबह धूप के कारण धीरे धीरे पिघलता है। इस स्थिति में सरलतापूर्वक काम किया जा सकता था। अंत में सफलता पा ही ली और झरने का रुख खेतों की ओर किया। सर्दियों के समय में झरना जम जाता था तो वे उसे आग की गर्मी से पिघला देते थे और खेतों में पानी का इंतजाम करते। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। शैलानी, शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? यानी कि इस कहानी के इन पात्रों को ध्यान में रखते हुए, महीप सिंह को ध्यान में रखते हुए आप बाल मजदूरी के बारे में कुछ लिख सकते हैं। हाँ, मैं बाल मजदूरों के बारे में सोचता हूँ। हमारी कॉलोनी के बहुत से बच्चे सब्जी बेचने का काम करते हैं। एक बच्चा तो चाय वाले के पास बर्तन धोने का काम करता है। उसको देखकर मुझे दया आती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी उम्र का बच्चा पढ़ने के स्थान पर नौकरी करे। यह नौकरी उनको जीवन भर कुछ नहीं दे पाएगी। चंद पैसों के लालच में उनके माँ बाप या वो स्वयं जो नौकरी कर रहे हैं, उसके बजाय इस उम्र में नौकरी करने के बजाय वो कुछ पढ़ें लिखें तो शायद भविष्य उनका बेहतर हो सकता है, उज्जवल हो सकता है, वरना यूं ही जिंदगी बर्बाद होगी। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं। उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है, वह एक मेहनती व्यक्ति है। पहाड़ों पर रहते हुए उन्होंने कभी बाहर काम करने की नहीं सोची। उन्होंने अपने निवास स्थान पर ही मेहनत की। इसका परिणाम है कि उन्होंने भूकंप में सब समाप्त होने के बाद भी फिर खड़ा कर दिया। वह दृढ़ निश्चय के मालिक हैं। उन्होंने सरल जिंदगी के स्थान पर मुश्किल जिंदगी जी और उससे कभी हार नहीं मानी। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि कठिन परिश्रम करके अपना जीवन जिया। अगला प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस कहानी को पढ़कर मेरे मन में पहाड़ों की स्त्रियों के लिए दयनीय छवि बनती है। यहाँ की स्त्री मेहनती और ईमानदार है। वे अपनी मेहनत से पहाड़ों का रुख मोड़ने की भी हिम्मत रखती है, लेकिन पुरुष के हाथों हार जाती है। शैला भूप सिंह के साथ मिलकर असंभव को संभव बना देती है। अंत में अपने पति के धोखे से हार जाती है। वह सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन पुरुष से उसे इसके बदले धोखा ही मिलता है। ऐसा जीवन किस काम का जिसमें उसके व्यक्तित्व का उदय होने के स्थान पर नरकीय जीवन जीना पड़े, मानसिक और शारीरिक कष्ट मिले।
वह अपने पति से ईमानदारी की आशा नहीं रख सकती, जब मजबूर हो जाती है तो आत्महत्या कर लेती है। पहाड़ों में जीवन अत्यंत कठिन है। पाठ के आधार पर उक्त विषय पर एक निबंध लिखिए। पहाड़ी जीवन की कठिनाई इसी बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ पर पहाड़ स्थित हैं। जहाँ पर पहाड़ होंगे वहाँ पर यातायात के साधन लोगों को उपलब्ध कराना कठिन हो जाएगा। जहाँ मैदानी इलाकों में सड़कें बनाने में कुछ महीने का समय लगता है, वहीं पहाड़ों में इसी काम को करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं, 2 से 5 या उससे ज़्यादा। जहाँ मैदानी इलाकों में चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, पहाड़ों पर वही संसाधन चीज़ें उपलब्ध होना बहुत मुश्किल का काम है। लोगों द्वारा ही यहाँ पर कार्य किया जाता है। सामान्य जगह पर आधुनिक संसाधनों का सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन पहाड़ पर व्यक्ति ही, मनुष्य ही कार्य करता है या कुछ पशुओं से सहयोग लिया जाता है। सकरे रास्तों को बड़ा बनाने में ही कई महीने लग जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ विकास की दर बहुत ही धीमी है, कम है। यातायात की व्यवस्था जहाँ स्थापित हो गई हो तो समझ लीजिए कि विकास रफ्तार पकड़ लेता है, फिर उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता, और यहाँ यातायात है ही नहीं एक तरह से। पहाड़ी लोगों का जीवन भी इन कारणों से बहुत कष्टप्रद होता है। सीढ़ीनुमा खेतों के कारण खेती अधिक नहीं होती। यदि बारिश आवश्यकता से अधिक हो गई तो पानी उनकी मेहनत को बहा ले जाता है, और यदि नहीं हुई तो फसल सूख जाती है। वहाँ पर गाय तथा भैंसें भी अधिक दुधारू नहीं होती हैं, कारण कि लोगों को मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता है। खेतों में होने वाली मेहनत कमर तोड़ देती है। जानवरों के रख रखाव के लिए औरतों को पूरे पूरे दिन जंगलों में भटकना पड़ता है, तब जाकर वे गाय भैंसों के लिए चारे का इंतजाम कर पाती हैं। गांव में लोग मात्र जानवरों के चारे के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार जंगलों में जाते हैं। इस तरह घर की रखवाली के लिए कोई नहीं होता। बच्चों को चारपाई से बांधकर अकेले ही छोड़ जाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ मृत्यु दर बढ़ जाती है। पानी के कारण पहाड़ों तथा जंगलों में जाना कठिन हो जाता है, लेकिन विवशता उन्हें जाने पर मजबूर करती है, जिसके कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। बरसातों में चट्टानें खिसकना आम बात है, इससे भी उनके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। सर्दियों में बर्फ के अधिक होने से उनका कामकाज ठप पड़ जाता है। जानवरों के चारे के लिए यदि उन्होंने पिछले महीने में चारा इकट्ठा नहीं किया है तो जानवरों को बचाए रखना कठिन हो जाता है। उनके लिए जीवन मात्र कठिन परिश्रम रह जाता है। नौकरी, चिकित्सा तथा शिक्षा का अभाव होता है। आज इनके अभाव के कारण ही बहुत से लोग पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। पहाड़ों पर जीवन अभावग्रस्त है, अतः इनके जीवन की कठिनाइयों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों के लिए स्वयं करने हैं, लेकिन हम आपको उनको बता देते हैं। पर्वतारोहण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। आज के समय में पर्वतारोहण को बढ़ावा मिल रहा है। युवक तथा युवतियों में इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। पर्वतारोहण अपने में एक अनोखा लक्ष्य है। यही कारण है कि आज पर्वतारोहण संस्थाओं का उदय हुआ है। ये संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती हैं। इस तरह हम हिमाचल के आसपास के क्षेत्रों को जानने और समझने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रशिक्षण द्वारा युवा में आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे चलकर सेना में भविष्य बनाने वाले युवकों के लिए प्रशिक्षण बहुत लाभदायक होता है। पर्वतारोहण पर्वतीय प्रदेशों की दिनचर्या है। वही दिनचर्या आजीविका का माध्यम बन गई है। उसके गुण और दोष का विवेचन कीजिए। पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को सामान लाने ले जाने के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। बस पकड़ना, बाजार से सामान लाना, जानवरों को चराना, जंगलों से पत्ते लाना, चिकित्सा के पास जाना, स्कूल जाना, खेतों में जाना इत्यादि करने के लिए उन्हें दिन में कई कई बार चढ़ाई उतराई करनी पड़ती है। यही उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। आज यह पर्वतारोहण जीविका का साधन बन गई है। इसके यदि कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले गुणों की बात करते हैं तो लोगों को जीविका के लिए अन्य स्थान में नहीं जाना पड़ता। इससे उनका खर्चा निकल आता है। इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोर्स करने की आवश्यकता भी उन्हें करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। इसमें खर्चा भी नहीं आता है, शिक्षित होने की आवश्यकता भी नहीं। अब इसके कुछ दोष हैं। इससे लोगों को अधिक लाभ नहीं मिलता है। कभी बहुत कमाई हो जाती है तो कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।
जीविका का यह साधन होने के कारण लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और छोटी उम्र में ही काम पर लग जाते हैं। खर्चा न आने के कारण लोग छोटे बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं। अशिक्षित और गरीब ही रहते हैं। अपने परिवार से कटकर रहना पड़ता है। अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आरोहण पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेकर के। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।